पूज्य लता दीदी, पूर्व सेनाध्यक्ष श्रीमान मलिक जी, शहीदों का गौरवगान करने के लिए एक महत्वपूर्ण समारोह आयोजित करनार श्रीमान मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जिस गीत की रचना की ऐसे स्वर्गीय प्रदीप जी की बेटी, मेरी बड़ी बहन सरगम जी, मंच पर विराजमान देश के लिए जीने वाले, देश के लिए जूझने वाले, देश के लिए जान देने वाले उन वीर सेना नायकों, उनके परिवारजनों, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। ठीक 50 साल पहले एक गीत जो आज भी गुंजता हो, जिसके शब्द, जिसके सुर, जिसके स्वर कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की रगों में, दिलों में, दिमाग में जगह बना चुके हैं। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब आनंद मठ का एक गीत वंदे मातरम, उस गीत ने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया था। वंदे मातरम एक आजादी का मंत्र बन गया था। फांसी के तख्त पर चढ़ना हो तब भी वंदे मातरम का मंत्र गूंजता था। आजादी के लिए जेल में सुबह होती थी तो वंदे मातरम के नारे से होती थी। अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट करना है तो वंदे मातरम की घोषणा से होता था। संस्कृत में लिखा गया वो गान पूरी आजादी की लड़त को एक ताकत देता रहा, प्रेरणा देता रहा, बलिदान की परंपरा पैदा करता रहा। और आज राष्ट्रगान के रूप में हम सब के लिए जब वंदे मातरम का गान करते हैं तो देश की आजादी के लिए जीने मरने वाले उन सभी महापुरुषों की हमें याद आती है। आजादी के बाद ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गीत ने हिंदुस्तान की चार चार पीढ़ी को युद्ध क्या होता है, सेना क्या होती है, सेना के वीर सेनानी क्या होते हैं, सैनिक क्या होते हैं, हंसते हंसते अपना जान भारत मां के लिए लोग कैसे बलि दे देते हैं। एक गीत को जब उस भाव से सुनते हैं तो
पूरी युद्ध की भूमि के वो दृश्य हमारे सामने आकृत हो जाते हैं। जो आज से 10 साल पहले पैदा हुआ होगा, उसे भी वो प्रेरणा देते हैं। कभी कभी मुझे विचार आता है, अगर प्रदीप जी ने ये गीत लिखा न होता, लता दीदी ने गाया न होता, तो क्या 62 की लड़ाई हमें याद होती क्या? वो वीर शहीद हमें याद होते क्या? पता नहीं इतिहास के पन्नों में कहां छुप जाते। लेकिन इस गीत ने सबसे बड़ी जो सेवा की है, दीदी के स्वर ने उसमें जो जान भरी है, जिसके कारण सिर्फ वो गीत जिंदा है ऐसा नहीं, वो हर शहीद जिंदा है, वो हर वीर जिंदा है। और ये गीत, ये सुर, ये स्वर, ये शब्द कान तक सीमित नहीं रहते हैं, सिर्फ मन को प्रसन्न करते हैं ऐसा नहीं है, वे दिल को छू जाते हैं, दिल में एक दर्द पैदा करते हैं, कसक पैदा करते हैं। मां भारती के लिए अपनी भारत भक्ति अभिव्यक्ति के लिए वो माध्यम बन गए हैं। आज भी सेना के जवान को जब यूनिफॉर्म में देखते हैं, हिंदुस्तान के हर पीढ़ी के हर व्यक्ति को उसके प्रति गर्व का अनुभव होता है। हर एक के जीवन में होता है, कोई अपवाद नहीं होगा। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, इतने बड़े योद्धाओं के बीच मुझे आज बैठने का सौभाग्य मिला है। और समाज वीरता की पूजा करता है, योद्धाओं की पूजा करता है, उनके पराक्रम के गान गाता है और नई पीढ़ी को जीवन जीने के लिए तैयार करता है। भाइयों बहनों, सेना के जवान को युद्ध के मैदान में शहीद होने की इच्छा रहती है, इसके मन में एक ललक रहती है कि मेरा जीवन मेरी भारत मां के लिए काम आए। हर सेना के अंदर बैठे हुए हर व्यक्ति के मन में रहता है कि मेरा जीवन भारत मां के काम आए। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती है। लेकिन जब उसी सेना के वीर जवान को युद्ध भी भूमि पर नहीं, अपने ही कैंटोनमेंट में या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय बुज़दिल आतंकवादियों की गोली से मरना पड़ता है, तब उसकी पीड़ा कितनी भयंकर होती होगी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जो सीना तान करके सीने पर गोलियां लेने के लिए पैदा हुआ है, उसको जब बुज़दिल आतंकवादियों की गोलियों से पीठ में गोलियां चले और मरने की नौबत आए, उससे बड़ी पीड़ा एक जवान के जीवन में नहीं हो सकती है। और भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि युद्ध के अंदर हमने सेना के जितने जवान गंवाए हैं, उससे ज्यादा आतंकवादियों के हाथों से गंवाए हैं। युद्ध का रूप बदल गया। आज प्रॉक्सी वॉर की परंपरा बनी हुई है।
आज सीमा पर जवानों के बीच युद्ध नहीं हो रहा है। दुश्मन देश आतंकवादियों के माध्यम से हमारे वीर जवानों को गोलियों से भून देते हैं। आप कल्पना कर सकते हो, एक छोटा सा देश हमारी सेना के जवानों के सर काट करके ले जाए और उसकी पत्नी चीखती रहे कि मेरे पति का सर वापिस लाओ। वो ये नहीं कह रही है कि मेरा पति जिंदा करो, वो नहीं कह रही है, वो भी तो वीरांगना है। वो कहती हैं मेरे देश की शान उसमें है कि जिसने देश के लिए सर कटाया वो सर तो भारत मां की धरती पर लाओ। और देश का दुर्भाग्य देखिए, हम हाथ जोड़ करके बैठे रहे। अगर यही हाल रहा, अगर देश के लिए जीने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो देश के लिए मरने वाले कहां से मिलेंगे? और इसलिए शासक का कर्तव्य होता है, सेना के जवान राष्ट्र की भुजाएं होती हैं, उसकी गरिमा, उसका सम्मान, उसका गौरव, वो राष्ट्र की रक्षा की गारंटी बनता है। और हमारे यहां तो मंत्र है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम। हमें अविरत रूप से जागरूक रहना होता है। भाइयों बहनों, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा कि जहां पर अपने वीर शहीदों का वॉर मेमोरियल न हो। एक अकेले हम हिंदुस्तान के लोग हैं कि इतने सारे युद्ध हुए, प्रॉक्सी वॉर हुई, हजारों जवान शहीद हुए, लेकिन हमारे देश के पास वॉर मेमोरियल नहीं है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं मुंबई वासियों को, आज जब हम आए मेरे वतन के लोगों गीत की 50वें वर्ष की मना रहे हैं, पूज्य दीदी हमें आशीर्वाद देने आई है, तब मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश में उत्तम प्रकार का वॉर मेमोरियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हर शहीद को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कुछ अच्छे काम मेरे नसीब में ही लिखे हुए हैं। ये आवाज सिर्फ मुंबई की नहीं है, वॉर मेमोरियल की आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे हिंदुस्तान की है। और जनता की आवाज ईश्वर का संकेत होता है। भाइयों बहनों, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि आज भी हमें सेना के लिए शस्त्रास्त्र चाहिए, वो हमें विदेशों से लाना पड़ता है।
आप कल्पना तो करिए भाइयों, पराई बंदूक से गोलियां क्या चल सकती है जी। अगर मेरे हिंदुस्तान के किसी नौजवान के हाथों से वो शस्त्र बनता और उससे अगर दुश्मनों को भून दिया गया होता, तो उस शस्त्र बनाने वाले उस जवान को भी कितना गर्व होता। लेकिन भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में आज सर्वाधिक जो इंपोर्ट होता है, उन पहली 3-4 आइटम अगर हम देखें तो उसमें हमारे शस्त्रास्त्र, सेना की आवश्यकताओं के लिए जिन चीजों की जरूरत है, वो हमें दुनिया के देशों से लाना पड़ता है। भारत एक ऐसा देश है, अगर वो मन में ठान ले, यहां के नौजवानों पर भरोसा करें, देश को सही नेतृत्व मिले, उचित नीतियां बने, मैं विश्वास से कहता हूं 10 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान का नौजवान विश्व को शस्त्रास्त्र बेचने की ताकत रख सकता है। आज हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ सकते हैं। डिफेंस ऑफसेट के लिए डायनेमिक पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है। प्रोएक्टिव भूमिका की जरूरत है। इस देश के उद्योगकारों को मां भारती की रक्षा के लिए, सेना के जवानों के सामर्थ्य के लिए, शस्त्रों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और भारत के पास वो ताकत है। हमारे एक तो पूर्वज थे, जब जिस जवान तलवार से युद्ध लड़े जाते थे, तलवार यहीं से तो दुनिया मांगती थी। हमारे पूर्वजों में क्या ताकत नहीं है, आज की पीढ़ी में भी ये ताकत है। युद्ध नया रूप ले रहा है। साइबर वॉर, एक भी गोली चलाए बिना दूसरे देश को परास्त करके उनकी इकोनॉमी को ठप करने का आज ताकत रखती है। आईसीटी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का नौजवान का लोहा दुनिया ने माना है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हिंदुस्तान का लोहा माना गया है। क्या विश्व पूरा इस दिशा में आज स्पर्धा कर रहा है? चाइना इस प्रकार के प्रयोग कर रहा है। क्या भारत हम पर हमला हो उसका इंतजार करेगा? हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमारी जितनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के, इंजीनियरिंग के नए सब्जेक्ट चालू नहीं करने चाहिए? अगर एक बार हमारे नौजवानों को अवसर दिया जाए तो वो सबसे ताकतवर शस्त्र सेना की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक चीजों का निर्माण कर सकते हैं। और देश, आखिरकार आप किसके भरोसे रात चैन से सो सकते हो भाइयों? सेना के जवान, अगर उनके भुजाओं में शक्ति नहीं होगी, संसाधन नहीं होंगे, तो 125 करोड़ देशवासी चैन से सो नहीं सकते भाइयों। और इसलिए
हमारे नौजवानों को कैसे तैयार किया जाए, भारत के सुरक्षा के पूरे क्षेत्र को हम कैसे आगे बढ़ाएं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अणु विस्फोट करके शक्ति का परिचय देने का प्रारंभ किया था। सेना की निर्णय प्रक्रिया में अनेक नए इनिशिएटिव लिए थे, कई सालों के बाद लिए गए थे। इतना ही नहीं, सेना के जवानों के लिए हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ इतना बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया था, क्योंकि सेना के जवान का कल्याण वो किसी भी राष्ट्र के लिए दायित्व का विषय हो, उपकार नहीं है, हम लोगों की जिम्मेवारी है। जब करगिल की लड़ाई हुई, मेरा ये सौभाग्य था, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम करता था, तो कश्मीर वगैरह क्षेत्र मेरी जिम्मे में था, तो मेरा आना जाना होता था। युद्ध के समय कारगिल की भूमि पर जाने का सौभाग्य मिला था। भाइयों बहनों, हमारे यहां पहले जब युद्ध होते थे तो शहीद जवान का सिर्फ यूनिफॉर्म उसके घर आता था, और यूनिफॉर्म घर आता था तो घर को पता होता था कि हमारा बेटा अब शहीद हो गया है। मैं अटल जी की सरकार के उस निर्णय का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने तय किया कि सेना का जवान जो शहीद होगा उसका शरीर उसके घर ले जाया जाएगा, मृतात्मा का, शहीद वीर का। और उसका परिणाम मैंने देखा है। वो पूरा राज्य, वो जिला, वो गांव, वो बिरादरी उस शहीद का गौरव करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए जिस भावना के साथ उमड़ती हैं, वे राष्ट्र भक्ति के संस्कार देकर के जाते हैं। और वो शहीद सिर्फ खुद भारत मां के लिए बलिदान देता है, इतना ही नहीं, लेकिन उसकी अंत्येष्टि के बाद वो सदा सर्वदा के लिए उस इलाके के नौजवानों को राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रेरणा देकर के जाता है। एक अच्छी परंपरा वाजपेयी जी की सरकार ने प्रारंभ की थी। मलिक साहब उस समय कारोबार देखते थे, तो एक अच्छा निर्णय हुआ देश में। मेरे मन में कभी कभी विचार आता है, ये निर्णय पहले क्यों नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसे निर्णय कोई और कर ही नहीं सकता है। भाइयों बहनों, आए मेरे वतन के लोगों, ये गीत और मैं दीदी का बहुत आदरपूर्वक आज वंदन के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने आज हम सबको 50 साल पुरानी उस घटना के साथ जोड़ दिया, हमें झकझोर दिया। और हम सब भाग्यशाली हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने लता जी के सामने इस गीत को सुना था। आज 50 साल के बाद हम सबको वो अवसर मिला है, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कवि के शब्द, लता दीदी का स्वर, और भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात देखिए, उस समय जिस गीत का इतना सम्मान हो रहा था, इस गीत के साथ जुड़े हुए सबने उस समय जो भी पैसे मिले वो सारे की सारी कमाई सेना के जवानों के कल्याण के लिए दान में दे दी थी। यानी ये गीत सिर्फ शब्द नहीं थे, ये स्वर सिर्फ शब्दों का आभूषण नहीं था,
लेकिन सेना के जवानों के प्रति एक अपार श्रद्धा, आदर और प्रेम का प्रतीक था। और वो प्रदीप जी ने, लता दीदी ने, रामचंद्रन जी ने उस जमाने में वो करके दिखाया था। भाइयों बहनों, मैं आज मंच पर विराजमान उन सभी वीर माताओं को प्रणाम करता हूं, देश के लिए बलि चढ़ने वाले उन सभी शहीदों के परिवारजनों को प्रणाम करता हूं, उन वीर शहीदों को नमन करता हूं। और आज भी सीमा पर तैनात सेना के हर जवान को, हर सिपाही को, हर अफसर को मैं आज आदरपूर्वक वंदन करता हूं। और उनकी ये त्याग तपस्या के लिए ये देश जितना करे उतना कम है। ये हमारा दायित्व है। इस दायित्व को निभाने की हम सबको ईश्वर शक्ति दे, ताकि हमारे देश के सेना के जवान को कभी ये न लगे कि काश मैंने कोई और काम ढूंढा होता। तो ऐसा उसे कभी नहीं लगना चाहिए। उसको जीवन के अंत तक लगना चाहिए कि मैंने जीवन में सही निर्णय किया था। वो तब लगता है, सीमा पर होता है तब नहीं लगता है। जब घर आता है, समाज के माहौल में जीता है और तब समाज उसका सम्मान बनाए रखे, तब उसको वो आनंद होता है कि हां, मैंने सही निर्णय किया था। भाइयों बहनों, भारत को इस बात का गर्व है कि हमारी सेना के जवान सिर्फ दुश्मनों के लिए संकट पैदा करने के लिए पैदा हुए, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की आपदा देखिए, पल भर कल्पना तो कीजिए, ये हमारी सेना के जवान न होते तो उत्तराखंड से जिंदा लोगों को हम कैसे वापस लाते। 2001 में भयंकर भूकंप गुजरात में आया था। गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था। हर किसी ने कुछ न कुछ खोया था। उस समय मैंने सेना के जवानों को काम करते देखा था। मलबे के नीचे दबे हुए कितनों की जिंदगी बचाने के लिए वो अपनी जिंदगी खपा देने के लिए तैयार थे। देखा था मैंने मित्रों। और मुझे याद है, भूज में एयरफोर्स पर काम करने वाले जवान मारे भी गए थे। उसके बावजूद भी अपने कर्तव्य पथ से, जो कि युद्ध नहीं था, सेवा का काम था, मानवता का काम था, पीड़ितों के दुख दर्द को कम करने के लिए कोशिश के रूप में था। ये जो सेना की ट्रेनिंग है कि दुश्मन के लिए वो काल बन करके आते हैं, अपनों के लिए वो जान बन करके आते हैं। ये हमारी सेना का रुतबा है। और इसलिए उनका जितना हम गौरवगान करें उतना कम है। मैं आज पूरे सभी देशवासियों की तरफ से इस महान गीत की स्मृति में स्वर्गीय प्रदीप जी को नमन करते हुए, दीदी के आशीर्वाद लेते हुए, जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने जीवन देश के लिए खपाया है और जो आज भी सेना में तैनात है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, हमारी इस महान विरासत को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और उन सब की स्मृति में आप सबसे प्रार्थना करता हूं, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से वंदे मातरम मेरे साथ बोलेंगे। वंदे, ऐसे नहीं,
हिमालय की कोख में बैठा हुआ मेरे सेना के जवान को सुनाई दे रहे कि उसके गौरव गान के लिए वंदे मातरम का मंत्र यहां गूंज रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोले, वंदे 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 वंदे।